जय हिंद साथियों, कॉन्सेप्ट डिफेंस अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आपको बता दूं, बिहार पुलिस 19,838 पदों पे जो नई भर्ती आई है उसको देखते हुए हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन मेगा मॉक टेस्ट का आयोजन करवाया जा रहा है। ऐसे स्थिति में हम लोग 30 मेगा मॉक टेस्ट का आयोजन करने वाले हैं। आपको बता दूं कि जो 1 जुलाई को मेगा मॉक टेस्ट समाप्त हुआ है वह 15 नंबर मेगा मॉक टेस्ट समाप्त हुआ है। जो भी अभ्यर्थी अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम का लिंक दिया जा रहा है, वहां से आप लोग क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा और वहां पे एक पीडीएफ मिलेगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही, जहां पे प्रतिदिन का टेस्ट का जो लिंक है उसी पीडीएफ के अंदर अपडेट होता है। तो जो भी नए अभ्यर्थी है आप लोग वहां पे जाकर के जुड़ जाइए। साथियों, आपको बता दूं कि बहुत सारे अभ्यर्थी कहते हैं कि सर आंसर की आप दे दीजिए। तो साथियों, हम लोग आंसर की देते हैं, अगले दिन देते हैं। बार बार ये चीज आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप लोग समझने का कोशिश करिए, है ना। आज टेस्ट देंगे तो आज ही नहीं मिलेगा, उसका अगला दिन मिलेगा आपको आज के डेट में अगर आप चाहते हैं तो आपका व्यू स्कोर पता चल रहा है। हम लोग ऐसा इसलिए करते हैं ताकि चीटिंग टेस्ट में ना हो। तो जो भी अभ्यर्थी है आप लोग उकसाने का प्रयास मत करिए। हम लोग जिस पैटर्न पे काम करते हैं, अगर आपको पसंद है तो आप करिए, अदरवाइज आप लोग टेस्ट मत दीजिए, है ना। साथियों, हम लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और आप लोग फिर कुछ भी बोलेंगे साथियों तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो जो भी नए अभ्यर्थी हैं या जो पुराने अभ्यर्थी हैं, आप लोग टेस्ट दीजिए। टेस्ट में हम लोग कट ऑफ भी बता रहे हैं। अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे 1 जुलाई के पेपर का कि सर इसका आंसर की और एनालिसिस करवा दीजिए। तो साथियों, आज मैं फाइनली इसका एनालिसिस करवाने वाला हूं। साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए और टेस्ट में आप लोग भी पार्टिसिपेट करिए और दूसरे से भी करवाइए। तो चलिए साथियों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, कोशिश करेंगे जल्द से जल्द इसको क्या किया जाए, समाप्त किया जाए। जल्द से जल्द इसलिए समाप्त किया जाए ताकि आपको भी रिवीजन का क्या हो पाए, टाइम मिल पाए, अदर सब्जेक्ट आप लोग क्या कर पाए, पढ़ पाए। तो चलिए साथियों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। साथियों, अगर मैं बात करूं इस पेपर के लेवल का, तो साथियों ये जो पेपर का लेवल है आज के टेस्ट का, यह कह लीजिए कि मतलब मॉडरेट लेवल का पेपर है और बहुत ही लाजवाब पेपर है। साइंस का कंटेंट, करंट अफेयर का कंटेंट, सब चीज क्या है, एक नंबर है। साथियों, एक चीज बता दूं कि कुछ क्वेश्चन में जो त्रुटि था उस त्रुटि को सुधार दिया गया है, तो आप लोग उसको एनालिसिस में अब मिला लीजिए। जिनका मार्क्स कम हुआ होगा उस क्वेश्चन का आप लोग को प्लस मान के चलिएगा। चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यह सब विगत वर्षों में पूछा हुआ क्वेश्चन है, विभिन्न एग्जामों में जो बिहार में एग्जाम होते हैं वहां से मैं क्वेश्चन इसको लेकर के आया हूं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे, रिंगलमैन स्केल का प्रयोग निम्नलिखित में से के घनत्व मापन में होता है। तो साथियों, इसका जो मापन होता है ये आपका होता है धुआं, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यह एक फ्रांस के वैज्ञानिक थे, है ना, जिन्होंने इस पैमाने का उन्होंने क्या किया था, आविष्कार किया था। और इसी के माध्यम से हम लोग जो धुआं है, धुआं के घनत्व को हम लोग क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। आपको बता दूं कि जितना मापक यंत्र हैं, सभी मापक यंत्र को आप लोग रट लीजिएगा। संभवतः यहां से एक क्वेश्चन आ सकता है ना। ये भी डिपेंड करता है कि पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कभी कभी नहीं भी पूछे जाते हैं। ऐसे एक नजर आप लोग धड़ल्ले से मार लीजिएगा, आएगा तो बना लीजिएगा, है ना। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, दूसरा नंबर कह रहा है कि डॉक्टरों की राय है कि गुर्दे एवं गॉल ब्लैडर पथरी से पीड़ित व्यक्ति को अधिक मात्रा में टमाटर, अंडे, दूध और गोभी आदि नहीं लेने चाहिए ताकि निम्नलिखित में से क्रिस्टल न बन सके। तो कौन सा क्रिस्टल नहीं बनेगा साथियों? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपको कैल्शियम ऑक्जेलेट, है ना। साथियों, ये भी शानदार क्वेश्चन है। जो भी ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर है उसको आप लोग पढ़ जाइए। डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, ग्लैंडुलर सिस्टम हो गया जहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। इसके अलावा नर्वस सिस्टम हो गया, है ना। इसके अलावा स्केलेटन सिस्टम हो गया। सारे सिस्टम को आप लोग पढ़ जाइए साथियों, यहां से क्वेश्चन आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक चीज और मैं बता रहा हूं, क्वेश्चन का अगर क्वेश्चन बड़ा लैंग्वेज में आ रहा है तो आपको पैनिक होने का जरूरत नहीं है, आप घबराइए नहीं। बड़ा क्वेश्चन है, उसका आंसर बहुत शॉर्ट में होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है साथियों। तो यहां पे देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है आयरन लोहा पानी में, आयरन या लोहा पानी में डूब सकता है, सत्य नहीं है। तो ये तो सत्य है, ये क्या है, सत्य है। हमको ढूंढना है सत्य नहीं है। साथियों, मैं इस टाइप का क्वेश्चन इसलिए लेकर के आ रहा हूं ना कि जहां पे नहीं है लिखा हुआ है 2-4 क्वेश्चन डाल रहा हूं ताकि इस चीज से आप क्या हो जाइए, पहले से अलर्ट हो जाइए, क्योंकि यहां पे गलती का संभावना ज्यादा रहता है। आयरन पारे में, है ना, तैरता है, ये भी क्या है साथियों, ये सत्य है ना। पारा पानी में तैरता है, ये क्या है, असत्य है साथियों। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह एकदम फैक्चुअल डेटा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? कह रहा है कि जब गेहूं के गूंथे हुए आटे में ईस्ट कोशिकाएं मिलाई जाती है तो डबल रोटी कोमल और छिद्र युक्त हो जाती है, क्योंकि ऑप्शन देखिए साथियों क्या कह रहा है, ईस्ट बेंजोइक अम्ल पैदा करता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन कर रोटी को स्पंजी बना देता है, ये आपका क्या हो जाएगा साथियों? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ऊंचाई के जगहों पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? फिर से पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन। कह रहा है ऊंचाई के जगहों पर जो पानी है 100 डिग्री टेम्परेचर के नीचे ताप पर, है ना, तापमान पर क्यों उबलने लगता है? तो साथियों ये उबलने लगता है क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। ये वाला ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। साथियों बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं उस चीज को लेकर के कि जिस अभ्यर्थी का इस पाई चार्ट में ज्यादा दिखाई देता है, मतलब वेटेज ज्यादा दिखाई देता है, अभ्यर्थी उसको सही समझ लेते हैं। तो आपको ऐसा नहीं समझना है ना। तो हम जो आंसर आपको बताते हैं उस पर फोकस रखना है, इस पाई चार्ट पे फोकस नहीं रखना है ना। जैसे मान लीजिए ये सवाल है, इस सवाल में 40% अभ्यर्थी ज्यादा ऑप्शन मारे हैं बी नंबर को, तो कोई जरूरी नहीं है कि बी नंबर ही सही होगा, है ना। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। कह रहा है सफेद रोशनी में देखा गया साबुन का बुलबुला रंग दिखाता है, इसके लिए जिम्मेदार घटना कौन सा है? तो साथियों इसके लिए जो जिम्मेदार घटना है वह है आपका व्यतिकरण का। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। साथियों प्रकाश से संबंधित जो भी घटना है सब आपको पढ़ के जाना है, रिवीजन करके। प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, चाहे बड़ विक्षेपण हो गया, प्रकाश का प्रकीर्णन हो गया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया, व्यतिकरण हो गया, सारा का सारा साथियों आपको प्रकाश से रिलेटेड घटनाओं को पढ़ के जाना है। उनसे जो संबंधित वैज्ञानिक है उनके वैज्ञानिक के नियमों को पढ़ के जाना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये संभवतः आ भी सकता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित बिजली का सबसे उत्तम चालक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो साथियों बिजली का पूछा है चालक, उत्तम चालक किसमें करंट अच्छे से प्रवाहित हो सकता है? चालक का मतलब ये होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समुद्री जल। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि जो घरेलू छिपकली चिकनी दीवार पर किसकी उपस्थिति के कारण चढ़ जाती है? तो साथियों जो घरेलू छिपकली होती है यह चिपकती है किसके कारण? अंगुलियों पर चिपकने वाले लैमली युक्त गदियों के वजह से। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि जो संगमरमर है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो ये सभी लोग जानते हैं CaCO3 होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। जितने यौगिक है उन यौगिक का क्या सूत्र है, रासायनिक सूत्र, आप लोग ये चीज जरूर पढ़ के जाइएगा। यहां से क्वेश्चन क्या होगा? फंसेगा 100%। एक क्वेश्चन पूछेगा, यहां से पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो साथियों जो फायर अलार्म होता है, फायर अलार्म में इसमें फोटो सेल का क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये देखिए शानदार क्वेश्चन है, यहाँ पे अभ्यर्थियों का मत भी क्या हो गया है? बट गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है पदार्थ का लघुत्तम कण जिसमें मुक्त अस्तित्व की क्षमता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो साथियों उसे हम लोग कहते हैं अणु कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है, जैसे कपूर हो गया, नेफ्थलीन हो गया, अथवा शुष्क बर्फ हो गया, है ना, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। इस परिघटना को क्या कहते हैं? तो साथियों इस परिघटना को हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वपातन, है ना। जैसे ठोस डायरेक्ट गैस में क्या हो जाए? बदल जाए। जैसे कर्पूर को जलाएंगे आप साथियों तो सीधे वो गैस में बदल जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? निम्नलिखित अम्लों में से किस अम्ल का उपयोग कार बैटरियों में किया जाता है? तो साथियों किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल का, है ना, H2SO4 का। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। साथियों साइंस का क्वेश्चन ठीक ठाक था, अच्छा था, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है हाल ही में सीरिया के गृह युद्ध में रासायनिक हथियार का प्रयोग हुआ था, इसमें कौन सा रसायन प्रयुक्त हुआ था, है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि मास्टर्ड गैस, नहीं ये नहीं हुआ था। क्लोरीन गैस, ये भी नहीं। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस, ये भी नहीं हुआ था। सरीन गैस हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है जल में आसानी से घुलनशील है, जल में कौन आसानी से घुल सकता है?
पहला ऑप्शन कह रहा है कार्बन, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा अमोनियम और चौथा है आयोडीन। तो साथियों यहाँ पे जल में जो घुलनशील है वह है आसानी से घुलने वाला अमोनिया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। बेहतरीन यहाँ पे ऑप्शन को क्या करना है, चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से किसका उपयोग जीवाश्म की आयु निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो साथियों जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए जो निर्धारित करने में होता है वह होता है कार्बन 40 का, C40 का, ये सबको पता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कह रहे जंतु विज्ञान किसका अध्ययन कराता है, जंतु विज्ञान। तो साथियों जो जंतु विज्ञान अध्ययन कराता है ना, चलिएगा साथियों ये सब आप लोग जरूर पढ़िए इस चीज को, है ना। पहला ऑप्शन कह रहा है कि केवल जीवित जानवरों का, दूसरा केवल जीवित वनस्पति का, सी कह रहा है जीवित मृत जानवर दोनों का। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, जीवित और मृत जानवर दोनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी मीन है, कौन सी मीन है साथियों। तो यहाँ पे जो मीन है ये हो जाएगा आपकी फ्लाइंग फिश। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है पॉलीथीन एक रेजिन है जो निम्न में से किसकी बहुलीकरण से क्या होता है, प्राप्त होता है। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एथिलीन। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे कह रहा है युग्मक संलयन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है ना। तो युग्मक संलयन के परिणाम स्वरूप साथियों जाइगोट बनता है, जिसे द्विगुणित युग्मनज कहते हैं, है ना। साथियों आपको पता है जो स्पर्म है और जो ओवम है वो दोनों मिलकर के जाइगोट बनाता है, ठीक ना। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिए, शरीर के किस भाग से पित्त का निर्माण होता है। तो साथियों पित्त का जो निर्माण होता है यकृत से होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जैव अणु एक प्रकार का प्रोटीन है, कौन सा जैव एक प्रकार का प्रोटीन है। तो पहला ऑप्शन इसमें कह रहा है ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन होगा नहीं, है ना। स्टार्च ये आपको कार्बोहाइड्रेट है। कैरोटीन साथियों ये एक क्या है, प्रोटीन है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी। साथियों बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है। तो जॉन सॉल्क ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा 24 नंबर पे आते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से किसके कारण टमाटर का रंग लाल होता है। तो साथियों लाइकोपीन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। साथियों जो लवक है आप लोग, है ना, प्लांट बायोलॉजी में जो प्लांट सेल हम लोग पढ़ते हैं उसके कोशिकांग के बारे में, तो जो प्लास्टिड है उसके बारे में आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन वहां से पूछता है। कह रहा है शर्करा या ईस्ट द्वारा किण्वनीकरण करने पर कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है। तो साथियों प्राप्त होता है आप लोगों का एथिल एल्कोहल। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव अपघटन हेतु सर्वाधिक समय लेता है। तो जैव अपघटन में सर्वाधिक समय आपका हड्डी लेता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे मनुष्य की आंतों में उपस्थित लाभदायक परजीवी प्रोटोजोआ है ना। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा, है ना, ई हिस्टोलिका, है ना, ई हिस्टोलिका। ऑप्शन नंबर ई इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये नकारात्मक है ई कोलाई, है ना, ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा साथियों आपको बता दूं कि कुछ क्वेश्चन में मान लीजिए अगर आपका एरर हो जाता है ना, पॉइंट वैल्यू में एरर हो गया, तो आपको घबराने का जरूरत नहीं है। आप लोग एकदम पैनिक हो जाते हैं। बाद में हम लोग उस चीज को सुधारने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। बड़ा लेवल पे काम होता है, बड़ा डेटा है, ज्यादा लोग टेस्ट दे रहे हैं, तो सर्वर इशू के वजह से भी एक आध क्वेश्चन इधर उधर हो जाता है, ऑप्शन हो जाता है। तो उसके लिए आप लोग फोन मैसेज मत करा करिए, हम लोग सुधार देते हैं, एनालिसिस में जरूर सुधार देते हैं। अगला देखिए कह रहा है कच्चे फल को पकाने के लिए कि जिस गैस का प्रयोग होता है। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एसिटिलीन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो 5 जून को मनाया जाता है, ये तो सबको पता है ना। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि पतला रेशम कौन बनाता है, पतला रेशम। तो साथियों यहाँ पे पहला कह रहा है सहतूत कीट, तो ये नहीं बनाता है। टसर कीट ये भी नहीं बनाता है। मकड़ी जो है ये बनाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो साथियों ग्रीन प्लैनेट है, इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आ जाइए। सिंधु घाटी सभ्यता कहां तक विस्तृत थी, है ना। तो साथियों आपको बता दूं कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है यह सिंधु नदी के तट पे विकसित हुई थी। अगर इसका क्षेत्र का बात किया जाए तो भारत में भी इसका है साइट है, मतलब इसका स्थान है, विस्तार था भारत में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, इस तरह से आप देखेंगे इन देशों में फैला हुआ था। भारत में पंजाब में जाएंगे तो पंजाब में भी है, राजस्थान में विस्तार, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सिकंदर महान एक पोरस
या पुरु के सेनाओं में निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था? तो साथियों झेलम नदी के तट पर राजा पोरस और सिकंदर महान के बीच युद्ध हुआ था, जिसे हम लोग हाइडे स्पीच का भी युद्ध कहते हैं, है ना, या झेलम का युद्ध कहते हैं, ठीक ना। ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस युद्ध में राजा पोरस से इतना ज्यादा सिकंदर प्रभावित हुआ, है ना, कि बाद में जीता हुआ क्षेत्र वो लौटा भी दिया था उनको। अगला कह रहा है किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय, है ना, का स्थापना किया था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया था धर्मपाल ने। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। तो साथियों जीवन के अंतिम दिनों में जो जैन धर्म को अपनाया था वह था चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु अंतिम दिनों में आप देखेंगे दक्षिण भारत में ही कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में हुआ था सुलेखना विधि से। कह रहा है कि नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? तो साथियों इसकी जो रचना की वो की भरत मुनि ने। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आज ये कह रहा है भारत में ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो साथियों ड्रेन ऑफ वेल्थ का जो सिद्धांत दिया था ये दादा भाई नौरोजी ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। और प्रति व्यक्ति आय की गणना भी सबसे पहले इन्होंने ही किया था। अगला देखिए कह रहा है वर्ष 1906 ईस्वी में बंबई में दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किसने की? तो साथियों इसका जो स्थापना किया था वी.आर. सिंधे ने। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बहुत सारे अभ्यर्थी वी.आर. अंबेडकर जी को मारने का प्रयास किए हैं लेकिन ये ऑप्शन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत राजगोपालाचारी ने दी वे आउट नामक पैम्फलेट जारी किया। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव इस पैम्फलेट में था? है ना। तो साथियों यहाँ पे पहला देख लीजिए कह रहा है ब्रिटिश भारत और भारतीय राज्यों के प्रतिनिधियों से मिलाकर एक युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना। तो ये नहीं था। केंद्रीय कार्यकारी परिषद का इस प्रकार पुनर्गठन के गवर्नर जनरल तथा कमांडर इन चीफ के अतिरिक्त ये भी नहीं था। साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संवैधानिक गतिरोध का हल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। साथियों यहाँ पे देख लीजिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया। ये वाला क्या है? सही है पहला। दूसरा कह रहा है कि इस अधिवेशन में उग्रवादियों एवं उदारवादियों के बीच झगड़े को सुलझा लिया गया, है ना। इसके अलावा साथियों यहाँ पे देख लीजिए तीसरा कह रहा है कि इस अधिवेशन में द्विराष्ट्र मांग के सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए एक संकल्प पारित किया गया। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो साथियों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इसमें ये वाला कथन जो है पहला वाला सही है, ये वाला दूसरा वाला कथन क्या है इसमें गड़बड़ है। और तीसरा कह रहा है इस अधिवेशन में द्विराष्ट्र की, ये भी क्या है? गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओनली ए। ठीक ना, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा था? तो साथियों इस कर से मुक्त रखा था ब्राह्मणों को। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 43 पे। कह रहा है फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? तो साथियों अब्दुल रज्जाक जो आया था वो देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। साथियों इसके बाद से जो क्वेश्चन शुरू हो रहा है ये पैसेज का शुरू हो रहा है, तो इसका डायरेक्ट आंसर लगा लीजिए आप लोग, है ना। जो 44 नंबर क्वेश्चन है 44 का आंसर आप लोग लगा लीजिएगा। इसका सी नंबर आंसर लगाइए 44 का। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, 45 क्वेश्चन का भी आप लोग लगा लीजिए सी नंबर, है ना। 46 नंबर का आप लोग लगा लीजिए, इसका भी साथियों आप लोग सी नंबर लगा लीजिएगा। पैसेज का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग खुद पढ़ के लगाइएगा, है ना। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा, ठीक ना। पैसेज से 3 क्वेश्चन 21,391 पदों में पूछा गया है, तो यहां से भी एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। थोड़ा सा और मैं छोटा कर दे रहा हूं, अब स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि नीचे दिए गए वाक्य में त्रुटि है पहचानिए। कह रहा है कि आपने मुझे समय पर नहीं बुलाया था इसलिए मैं नहीं आया, है ना। तो साथियों कह रहा है फिर से एक बार पढ़िएगा, आपने मुझे समय पर नहीं बुलाया इसलिए मैं नहीं आया, है ना। तो यहाँ पे साथियों नहीं आया होगा, इसमें क्या है? गड़बड़ी है। इसका ऑप्शन नंबर बी गलत है। नहीं आया के स्थान पर नहीं आ पाया होना चाहिए, ठीक ना। आपने मुझे बुलाया पर मैं बुलाया था
इसलिए मैं नहीं आ पाया, है ना, ये करेक्ट होगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 48 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। साथियों यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे पूछा है कि चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं होगा। तो साथियों इसमें आप देखिए इंदु भी है, रजनी गुरु भी है, शशि भी है, रवि नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। कह रहा है विश्वनाथ शब्द में कौन सा समास है। तो साथियों विश्व और नाथ, है ना, नाथ मतलब ईश्वर हो गया और विश्व मतलब संसार, संसार के जो ईश्वर हो गए वो शंकर भगवान को कहा जाता है। ऐसे स्थिति में साथियों इसमें क्या हो गया, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। साथियों आपको बता दूं बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, ना तो पहला पद होगा ना तो बाद वाला पद होगा, है ना, इसमें कोई अन्य पद प्रधान होता है, ठीक ना। कर्मधारय समास हो गया, ये आपका द्वंद्व समास हो गया जिसमें दोनों पद क्या होता है, प्रधान होता है, ठीक ना। जैसे माता पिता हो गया, इसमें भाई बहन हो गया, दोनों पद प्रधान होगा। 50 नंबर क्वेश्चन में आज ये झिझिया किस लोक नृत्य शैली से संबंधित है। तो साथियों जो झिझिया नृत्य शैली है ये संबंधित है आपको मिथिला से। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या रहे, ये नंबर ये हो जाएगा। भोजपुर नहीं होगा और मगध भी नहीं होगा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 51 पे 50 हो गया है साथियों, थोड़ा और स्पीड किया जाएगा जल्दी जल्दी, है ना। चलिएगा साथियों इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ग्रुप में मिल जाएगा, आप लोग टेलीग्राम के ग्रुप में जुड़ जाइए। बार बार कहते हैं सारा मटेरियल वहीं पे जा रहा है। जो अभ्यर्थी व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़े हैं आप लोग भी टेलीग्राम में जुड़िए ताकि आपको वहां से प्राप्त हो पाए। हम व्हाट्सएप ग्रुप में ये सब मटेरियल नहीं डाल रहे हैं क्योंकि ग्रुप बहुत ज्यादा हो गया है जिसकी वजह से हो नहीं पा रहा है शेयर करना, है ना। कह रहा है बिहार में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है ना। तो साथियों बिहार में देखिए कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी भी पाई जाती है और साथ ही साथ आप देखेंगे कछारी मिट्टी पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और सी। काली मिट्टी नहीं पाई जाती है। काली मिट्टी उन क्षेत्रों में पाया जाता है जो पठारीय क्षेत्र है, जहाँ पठारी क्षेत्र है जहाँ पे पहले कभी ज्वालामुखी का उद्गम हो चुका होता है ना। चलिए अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से पर्वत बिहार में है ना। तो साथियों यहाँ पे जो पहला ऑप्शन कह रहा है राजगीर पर्वत, ये आपका बिहार में है। और जो कैमूर है, कैमूर भी आपका क्या है साथियों, बिहार में है। रामशिला पर्वत ये आपका बिहार में नहीं है। तो साथियों इसका करेक्ट एक सेकेंड, रामशिला है ना, रुक जाइएगा साथियों। राजगीर की पहाड़ी ये आपका है, कैमूर है, रामशिला भी है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ए बी एंड सी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि बिहार में कौन से जिले दलदली क्षेत्रों के लिए प्रसिद्ध हैं, दलदली क्षेत्रों के लिए। तो साथियों जो दरभंगा जिला है आप देख लीजिए ये भी दलदली के लिए है। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको बता दूं साथियों कि जो मधुबनी जिला है, मधुबनी जिला भी आपका दलदली क्षेत्र है। जो समस्तीपुर है ये आपका दलदली नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओनली ए एंड बी, है ना, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है बिहार में कृषि उत्पाद में किसमें बिहार प्रमुख है ना, कृषि उत्पाद में। तो कह रहा है कि धान हो गया, गेहूं हो गया, मक्का हो गया और कपास हो गया। तो साथियों यहाँ पे देखेंगे जो धान, गेहूं और कपास है, तो इसमें आपको बता दूं साथियों धान का उत्पादन होता है बिहार में, ये क्या है, सही है। गेहूं का भी पैदावार बिहार में होता है, बहुत अच्छा खासा होता है। मक्का का भी पैदावार बिहार में होता है। जो कपास है, कपास का पैदावार बिहार में नहीं होता है क्योंकि बिहार में काली मिट्टी नहीं पाई जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बी और सी। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ही है ना। चलिए ए, बी और सी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन 55 कह रहा है बिहार के किन जिलों में झरने पाए जाते हैं। बिहार के किन जिलों में साथियों झरने पाए जाते हैं। तो यहाँ पे पहला कह रहा है कैमूर, दूसरा आपका कह रहा है कैमूर में भी झरना पाया जाता है, यहाँ पे पठारी क्षेत्र है। गया जो है, गया में भी पाया जाता है। साथ ही साथ जो रोहतास है, रोहतास में भी पाया जाता है और नवादा में भी पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए क्या कह रहा है। कह रहे जनसंख्या के दृष्टिकोण से निम्न कथनों पर विचार करें, है ना। जिसमें कह रहा है सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है, ये बात क्या है, सही है, सबसे ज्यादा यहाँ पे है। दूसरा कह रहा है सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है, ये भी बात क्या है, सही है। साथ ही साथ सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पटना में है, ये आपका क्या है, गलत है। सबसे कम घनत्व वाला जिला अरवल है, ये भी आपका क्या है, गलत है। तो इसका करेक्ट हो जाएगा केवल ए एंड बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये सब। अगला देखिए कह रहा है मुख्यमंत्री वृद्ध जन पेंशन योजना से जुड़े कथनों पर विचार करें, है ना। पहला कह रहा है कि यह योजना 60 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों के लिए है, तो यह भी बात क्या है साथियों, सही है। दूसरा कह रहा है योजना में 400 मासिक पेंशन दी जाती है,
तो साथियों 400 मासिक पेंशन इसमें क्या है, नहीं दी जाती है। पहले आप देखेंगे दिया जाता था, अब ये बढ़ चुका है ना, अब 1100 हो चुका है। कह रहा है कि इसमें केवल बीपीएस श्रेणी के लोग क्या है, बीपीएल श्रेणी के लोग क्या है, शामिल है। ये चीज गलत है ना, जो भी वृद्ध हैं उनको मिलेगा। यह डीबीटी ट्रांसफर के तहत, डायरेक्ट बेनिफिट फंड ट्रांसफर के तहत ये दिया जाता है। ये बात क्या है, सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और डी, है ना। अच्छा, इसमें बीपीएल श्रेणी भी लिख रहा है, एक सेकंड रुक जाइएगा, बिलो पॉवर्टी लाइन, है ना। ये यहाँ पे साथियों हो जाएगा योजना, ये तो नहीं होगा, है ना, ये नहीं होगा, इसको काट दीजिए। और योजना में 400, हाँ चलिएगा साथियों। एक चीज और ध्यान दीजिए, अगर मतलब मैं बात करूं, ये जो क्वेश्चन हम लोगों ने बनाया है, अगर आपको भी पता है कि अभी 3-4 दिन पहले बिहार में रैली किए थे मोदी जी, आए थे सीवान जिला, जिसमें आप देखेंगे जो वृद्धा पेंशन है इसका क्या कर दिया गया है, घोषणा कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है, 400 से अब 1100 कर दिया गया है। तो उस हिसाब से देखेंगे तो ये वाला नहीं होगा, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन थोड़ा सा ओल्ड है, तो इसमें आपका बी भी सही होगा, ए भी सही होगा, है ना, और आपका डी भी सही होगा, सी इसमें क्या होगा, सही नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। चलिएगा, सी 49.8% अभ्यर्थियों ने सही जवाब दिया है। चलिएगा 58 नंबर देखते हैं। कह रहा है जनसंख्या घनत्व 2011 को लेकर निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कह रहा है कि जो बिहार है ना, बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 प्रति व्यक्ति किलोमीटर है, ये क्या है, सही है। दूसरा कह रहा है यह राष्ट्रीय औसत से लगभग 3 गुना था, ये भी क्या है, सही है। तीसरा कह रहा है कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला पटना था, ये साथियों गलत है, सबसे अधिक आपका है शिवहर में, है ना, तो ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरे नंबर पे आपका देखेंगे पटना है, पहले नंबर पे नहीं है। सबसे कम घनत्व वाला जिला पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण नहीं, ये आपका कैमूर हो जाएगा, तो ये भी आपका क्या है साथियों, रॉन्ग है। बी और सी रॉन्ग है, तो इसका करेक्ट ए और बी हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है साथियों। अच्छा, इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, केवल ए और सी, तो साथियों इसमें ऑप्शन आप लोग सुधार कर लीजिएगा, है ना। इसको हम बी बना देते हैं, या फिर चलिए यहाँ पे आप लोग समझ लीजिएगा, इसका आंसर ए और क्या होगा, बी होगा। इसको सुधार दिया जाएगा, ठीक ना। आपके पास जो पीडीएफ जाएगा उसमें सुधरा हुआ मिलेगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। कह रहा है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना पर विचार करें। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, पहला कह रहा है कि योजना के तहत छात्रों को 4 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है, तो सही है साथियों, 4 लाख तक का आपको क्या होता है, ऋण मिलता है। यह केवल मेडिकल छात्रों के लिए उपलब्ध है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी बिहार के युवा हैं, पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ये अवेलेबल है। योजना में गारंटर की आवश्यकता नहीं होती, तो साथियों इसमें गारंटर की आवश्यकता नहीं होती है, ये बात क्या है, सही है। कह रहा है कि यह योजना 7 निश्चय कार्यक्रम का क्या है, हिस्सा है, तो यह भी बात क्या है, सही है साथियों। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, सही है ना। दूसरा गलत है, तीसरा भी गलत है, यह तीसरा भी आपका कह रहा है योजना में, ये भी गलत है ना। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और आपका डी क्या है, सही है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है रणजी ट्रॉफी 2024-25 का विजेता कौन रहा है, तो विदर्भ रहा है ना, विदर्भ। फैक्चुअल डेटा ही याद कर लिए, करंट अफेयर। 38वां नेशनल गेम्स 2025 राष्ट्रीय उत्तराखंड में आयोजित हुआ, किसने उद्घाटन किया था। साथियों इस क्वेश्चन को लेकर के अभ्यर्थियों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था, है ना। इसमें आप देखेंगे जो वहां के सीएम है वो तो गए थे उद्घाटन में, है ना, उत्तराखंड के सीएम, साथ ही साथ पीएम नरेंद्र मोदी भी गए थे, है ना। और इसमें अमित शाह साथियों नहीं गए थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और सी, ठीक ना, जो ऑप्शन में दिक्कत है। अच्छा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, है ना, बोथ ए एंड सी। चलिएगा दिया है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत की महिलाओं ने कितने मेडल जीते, है ना। तो साथियों यहाँ पे जो मेडल उन्होंने जीता है, टोटल मेडल जीता है 1 रजत और 2 कांस्य। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में कितने ब्रॉन्ज जीते, तो साथियों उन्होंने जो ब्रॉन्ज जीता था 2, संख्या उनका था 2, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पंजाब एंड सिंध को इस 6.0 में टॉप इंप्रूवर श्रेणी में मिला था, है ना। तो श्रेणी में किस श्रेणी में मिला था, तो पहला कह रहा है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में, है ना, उनको टॉप इंप्रूवर ये भी मिला था, सही है। कस्टमर सर्विस इसमें भी, और तीसरा फाइनेंशियल इंक्लूजन, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ऑल ए बी एंड सी। कह रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो साथियों एसबीआई के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं सीएस सेट्टी, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है किस अंतरिक्ष संगठन ने यूरोपीय क्लिपर मिशन लॉन्च किया है, तो साथियों ये जो लॉन्च किया है आपका इसरो नासा ने, किसने लॉन्च किया है, नासा ने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है भारत का वह कौन सा जिला है जिसने अपनी पूरी बिजली की जरूरत सौर ऊर्जा से पूरी कर देश में पहला हासिल
किया है। तो साथियों ये आपका है दीव, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 68 नंबर देखते हैं क्या है, कह रहा है कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने भारत के क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म किस आयोजन में लॉन्च किया था, है ना, किस आयोजन में लॉन्च किया था साथियों। तो पहला कह रहा है कि HDI में सुधार, दूसरा कह रहा है SDG में पिछड़ गया था, और तीसरा कह रहा है HDI और SDG दोनों में सुधार। साथियों इसमें हो जाएगा करेक्ट आंसर कि किसी में सुधार नहीं किया था, इसका नन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आज, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने भारतीय क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म किस आयोजन में लॉन्च किया था। ये क्या हो गया, सेम क्वेश्चन हो गया क्या, अच्छा चलिएगा साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ है ना, इसीलिए ऑप्शन ये दोनों गड़बड़ा जा रहा था। साथियों यहाँ पे 68 और 69 को थोड़ा सा हम लोग इसको छोड़ देते हैं, है ना, क्योंकि क्वेश्चन और ऑप्शन क्या हो गया है, चेंज हो गया है बिल्कुल ही। इसका क्वेश्चन पता नहीं चल रहा है और ऑप्शन पता नहीं चल रहा है, इसको हम क्या करेंगे PDF में सुधार के आपको भेजेंगे, देखेंगे कौन सा वाला क्वेश्चन है। तो 68 और 69 इसको हम छोड़ देते हैं ना। चलिएगा आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से घटक राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल होते हैं। तो साथियों जो राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल होते हैं, इसमें आपका जो कृषि उत्पादन है ये भी क्या होता है, शामिल होता है, ये सही है। दूसरा सेवा क्षेत्र ये भी शामिल होता है। तीसरा कह रहा है ब्लैक मनी, ब्लैक मनी साथियों इसमें क्या होता है, शामिल नहीं होता है। और चौथा कह रहा है मैन्युफैक्चरिंग, तो ये शामिल होता है। तो ABD इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं नीचे दिए गए कौन सा क्षेत्र संगठित क्षेत्र में आते हैं, संगठित क्षेत्र में। तो साथियों इसमें जो संगठित क्षेत्र में आता है, पहला कह रहा है कि भारतीय रेलवे, दूसरा कह रहा है कि निजी बैंक, और तीसरा आपको कह रहा है साथियों अनौपचारिक सब्जी विक्रेता, सरकारी विश्वविद्यालय। तो साथियों जो इसमें संगठित क्षेत्र में ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आते हैं, रेलवे आता है, निजी बैंक आता है और सरकारी विश्वविद्यालय, ये वाला आपका नहीं आता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा AB और D, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक विकास दर को प्रभावित करते हैं, कौन सा संकेतक विकास दर को। तो एक सकल घरेलू उत्पाद ये करता है, सही है। मानव विकास सूचकांक ये भी करता है, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है निर्यात आयात का अनुपात, ये भी क्या है, सही है, ये भी आपको विकास दर को प्रभावित करता है। और चौथा हो गया साक्षरता दर जो प्रभावित करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा AB, C और D, चारों सही हो जाएगा ऑल, ठीक ना। 74 देखिए, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजकोषीय नीति के अंतर्गत आते हैं। तो साथियों राजकोषीय नीति के अंतर्गत आपको बता दूं कर नीति आता है, सरकारी व्यय भी आता है, और इसके अलावा बजट घाटा नियंत्रण ये भी आता है, बैंक दर का नियंत्रण नहीं आता है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा AB और D। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और 15-16 क्वेश्चन है। कह रहे निम्नलिखित में से कौन से विकास कार्यक्रम गरीबी उन्मूलन से संबंधित है। तो साथियों जो गरीबी उन्मूलन से संबंधित है, इसमें आपका हो जाएगा पहला मनरेगा, मनरेगा का भी उद्देश्य यही है। दूसरा कह रहा है साथियों PM आवास योजना, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है स्वच्छ भारत मिशन, है ना, ये आपका नहीं होगा। तीसरा कह रहा है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ये भी क्या है, सही है। मतलब ये तीनों गरीबी उन्मूलन से क्या है, संबंधित है, ये वाला नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा AB और D। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, RBI निम्नलिखित में से किन कार्यों को करता है ना। तो साथियों RBI जो है मुद्रा छापने का कार्य पहला कह रहा है। दूसरा रेपो रेट निर्धारित करना, तो रेपो रेट निर्धारित करता है, ये सही है। प्रत्यक्ष कर वसूलना ये आपका नहीं करता है। विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंध ये भी करता है। और जो मुद्रा छाप है, छापने का कार्य, ये भी इसी के अंडर में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, और ये आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 सही है। और ये आपका D, A, B और D ये आपका सही होगा, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य 1939 में हस्ताक्षरित पूना पैक्ट में क्या प्रावधान था। तो पहला कह रहा है भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए रखना, नहीं ये नहीं था। मुसलमानों के लिए, मुसलमानों से कुछ लेना देना नहीं था, दलित वर्ग से संबंधित था। निम्न वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र, ये भी नहीं था। निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। 78 देखिए, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप में बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव किया, है ना। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1936, ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 80 पर। कह रहा है भारत के जनप्रिय संप्रभुता है, लेकिन भारत के लिए संविधान की प्रस्तावना
शुरू होती है किन शब्दों से? साथियों भारत के जो संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोग से। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। साथियों थोड़ा सा लाइट कट गया है, 1 मिनट रुक जाइएगा आप लोग। वोल्टेज डिम हो गया, अभी सब बैठेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साथियों लाइट कट गया है थोड़ा सा, इसी वजह से और क्लास डिस्टर्ब हो जाता है। कह रहे निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है ना? तो यहाँ पे देखिएगा कथन क्या कह रहा है भारतीय संविधान अध्यात्मात्मक है, सही है। भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, ये गलत है ना? भारत एक कुलीन तंत्र है, ये भी नहीं। यहाँ पे साथियों इसका जो पहला ऑप्शन है गलत है, दूसरा भी गलत है। भारत एक कुलीन तंत्र है, ये भी गलत है। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, ऑप्शन नंबर डी क्या है? करेक्ट है। चलिए कह रहा है कि भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो साथियों कनाडा का जो संविधान है वहीं से आप देखेंगे संघीय संविधान का प्रावधान भारत में लिया गया। नंबर देखिए क्या कह रहा है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो साथियों आपको बता दूं जो मूल संविधान था, मूल संविधान में 22 भाग थे, है ना? मूल संविधान में 22 भाग थे, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेकिन वर्तमान समय में देखा जाए तो वर्तमान समय में साथियों आपको 25 है। कितने संविधान के भाग है साथियों? 25 भाग हैं। तो यहाँ पे साथियों जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में वर्तमान नहीं लिखा है, वर्तमान नहीं लिखा गया है। तो ऐसे स्थिति में साथियों हम लोग जाएंगे ऑप्शन नंबर डी से 22 इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। लेकिन आपको 25 मान के चलना है, 25 हो गया अभी के समय में। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो संविधान के भाग 3 12 से 35 में, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। कह रहे संयुक्त राष्ट्र महासंघ की प्रथम बैठक कहां हुई थी? तो साथियों जो प्रथम बैठक हुआ था लंदन में, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, फैक्चुअल डेटा है। सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध कहां प्रारंभ हुआ? तो साथियों जो द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ यूरोप में प्रारंभ हुआ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 86 पे आज ये त्रिपक्षीय समझौते पर निम्नलिखित में से किसके बीच हस्ताक्षर किए गए थे? तो साथियों इसमें इटली, जापान और जर्मनी में, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? 1 नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला कह रहा है दे आर वाचिंग मूवी, साथियों इंग्लिश वाला है, इसका डायरेक्ट आप लोग लगा लीजिए, है ना? तो 87 का 2 लगा लीजिए आप लोग, है ना? फिर से 88 का साथियों आप लोग लगा लीजिएगा, 1 नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। 89 का इसका साथियों लगा लीजिएगा, 2 नंबर हो जाएगा ऑप्शन। 90 जो हो जाएगा साथियों, 90 का 2 नंबर हो जाएगा। फिर 91 का भी 2 हो जाएगा, इसका भी करेक्ट आंसर। 92 2 बार हो गया, अच्छा 91 का 2 होगा साथियों। और जो 92 है 91 का भी 2 होगा, ठीक। 93 देखिए, 93 का हो जाएगा आपको 2 नंबर, है ना? पॉलीगोट, है ना? वन हु स्पीक्स मेनी लैंग्वेज, जो अन्य भाषाओं को बोल सकता है। यहाँ पे साथियों मैथ का, ये मैथ का 94 है, तो इसका जो आंसर होगा साथियों 1650 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, है ना? यहाँ पे साथियों मैथ में एरर हो गया था, जो अभ्यर्थियों को दिक्कत हो रहा था, तो इसका हो जाएगा साथियों आपका 1650, ठीक ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसका साथियों हो जाएगा 2100, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। जो 96 है 96 का 50√3 हो जाएगा, ये आप लोग बना लीजिएगा। इसके अलावा साथियों इसका जो 8 नंबर का हो जाएगा टी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, है ना? इसके बाद से 98 का साथियों 600 हो जाएगा, सी नंबर। और 99 है, 99 का 9 होगा साथियों, इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है, इसका आंसर 9 होगा, है ना? इसको आप लोग बनाइएगा, करेक्ट आंसर 9 आएगा, ठीक ना? चलिए 100 क्वेश्चन का जो है साथियों इसका आएगा 7/8, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। साथियों ये 100 क्वेश्चन रहा साथियों, इसको क्वेश्चन में थोड़ा बहुत एरर भी था, कोई दिक्कत नहीं है, उतना मैनेज आपको कर लेना है। अगला जो सेट चल रहा है साथियों उसका शानदार चल रहा है ना?